हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ई दृष्टि घटना चक्र की मैगजीन है और 2023 के लिए ये लेटेस्ट अभी हाल ही में आई है। तो यहाँ से हम अपना पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर पर आपको बता दें कि ऑलरेडी 3 क्लासेस आपकी आ चुकी हैं और आज आपका पार्ट 4 है। तो क्योंकि नेशनल करंट अफेयर काफ़ी सारा इसमें डिटेल में दिया गया है और यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी पॉइंट आपसे ना छूटे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी चैनल पर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से आखिर तक इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अपने एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 से। तो यहाँ से आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी। चलिए इस रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से अभी कवर करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट को बेसिकली असर के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे ASER, असर के नाम से इस रिपोर्ट को जाना जाता है और असर की फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन है प्रथम। तो किस संगठन का नाम क्या है? प्रथम। तो प्रथम के द्वारा इस असर रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ये रिपोर्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में ये एनालिसिस करती है। देखिए, भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। कौन सा सर्वेक्षण? असर का, असर रिपोर्ट का। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि असर रिपोर्ट का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य यही है, इस बात की जांच करना कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने वह बुनियादी गणित करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनका एजुकेशन लेवल चेक किया जाता है। देखा जाता है कि ग्रामीण भारत में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसी रिपोर्ट का नाम है आपका असर और इसको प्रथम संगठन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। चलिए कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। देखिए, 18 जनवरी 2023 को असर ग्रामीण 2022 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो ये रिपोर्ट आपकी कब आई थी? 18 जनवरी 2023 को आई है। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। तो कितने आयु वर्ष के बच्चों को यहाँ पर कवर किया गया है? 3 से 16 वर्ष के। इसके साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गांवों को शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं किस स्तर का इसका एनालिसिस है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर, एनरोलमेंट रेट विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रहा है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। तो आप देख सकते हैं 2018 के कंपैरिजन में 2022 में ये आंकड़ा आपका बढ़ा है। इसी के साथ वर्ष 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है। तो ये आंकड़ा किसका गिरा है? अनामांकित लड़कियों का। ये आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। और ये 3 राज्य कौन से हैं? ये हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, अभी हमने असर रिपोर्ट का काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है जिसको प्रथम संगठन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
नेक्स्ट है आपका हुब्बली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद कर लेनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो ये है आपका हुब्बली जंक्शन। आपसे डायरेक्टली टू द पॉइंट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अभी इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से फैक्ट को कवर करते हैं। देखिए, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन, ये इसका पूरा नाम है, को सामान्यतः SS हुब्बली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुब्बली, देखिए पहले इसका नाम हुब्बली जंक्शन था, तो वर्ष 2015 में हुब्बली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बली जंक्शन कर दिया गया था, तो ये चीज़ याद रखनी है। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SS हुब्बली जंक्शन किया गया है। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुब्बली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। तो ये हुब्बली कहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये हुब्बली आपका कर्नाटक में है। चलिए कुछ पॉइंट को यहाँ पर लर्न करते हैं। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुब्बली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है। तो आप देख सकते हैं हुब्बली जंक्शन न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुब्बली जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया था। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी किया गया था और इसकी लंबाई 1507 मीटर है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म को मिला हुआ था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। चलिए अभी आपको बताते हैं विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर आपका हुब्बली जंक्शन आता है, जो कि आपका कर्नाटक में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन आता है। तीसरे नंबर पर केरल का कोल्लम जंक्शन आता है और चौथे नंबर पर खड़गपुर जंक्शन आता है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। 5वें नंबर पर अमेरिका शिकागो का स्टेट स्ट्रीट सबवे आता है। तो ये थे आपके वर्ल्ड के 5 सबसे लंबे रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपका विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। तो सबसे पहले तो आपके सामने टू द पॉइंट इसी चीज़ को आपको लर्न कर लेना है कि विदिशा क्या हुआ है। विदिशा 5G टेक्नोलॉजी या तकनीक को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, ये प्रोग्राम क्या है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से। देखिए, देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में, कब किया था, जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम को कब लागू किया गया था या कब लॉन्च किया गया था। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत 112 जो अंडर डेवलप्ड जिले थे उनका तीव्र विकास करने के लिए, प्रभावी विकास करने के लिए इनको चुना गया था, जिसमें से एक आपका विदिशा भी है। देखिए, इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को शामिल किया गया था। तो इन 112 जिलों में से उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, जो कि आप देख सकते हैं बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। ये सभी आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका तेजी से विकास किया जाना है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। चलिए कुछ पॉइंट्स को लर्न करते हैं। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं विदिशा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और ये अभी हाल ही में 13 जनवरी 2023 को
5G तकनीक को लागू करने वाला, जमीनी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। तो विदिशा कहाँ पर है? विदिशा आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है। उल्लेखनीय है कि कुल 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया है। तो बिहार से यहाँ पर 13 जिले शामिल हैं, जिनका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कोल्लम। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो सबसे पहले आपको लर्न कर लेना है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ये बना है आपका कोल्लम। चलिए अभी इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि भारत में अभी भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो संविधान के बारे में, इसके मूल्यों के बारे में ना जानते हैं ना समझते हैं। तो यही इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठन, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने हेतु सक्षम बनाया जा सके। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के द्वारा नागरिकों को संविधान के मूल्यों से परिचित किया जा रहा है, उन्हें एजुकेट किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। आप इस प्रकार से इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को, तो कोल्लम कहाँ पर है? कोल्लम जिला आपका केरल में है। तो केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा की गई थी। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान दी सिटीजन 2022 का परिणाम है। तो कौन सा अभियान यहाँ पर चलाया गया था? दी सिटीजन 2022 या संविधान साक्षरता अभियान। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। तो जैसा कि आप अब समझते होंगे, देखिए इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों, बेसिक प्रिंसिपल्स पर शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों, ट्रेनर्स को सीनेटर कहा गया। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अभियान के अंतर्गत जो प्रशिक्षक थे जिन्होंने नागरिकों को संविधान के मूल्यों से परिचित कराया है, उनको क्या कहा जाता है? तो इन ट्रेनर्स को यहाँ पर सीनेटर कहा गया है। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। चलिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र, एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने का लक्ष्य हमारा कब तक का है? वर्ष 2047 तक का है, जिसमें पेट्रोलियम और जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो, शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो आप इनको याद रख सकते हैं, कौन सा लक्ष्य हमने कब के लिए निर्धारित किया है। चलिए कुछ पॉइंट्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। तो फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को याद रखना कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई। तो 4 जनवरी 2023 को। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए का होगा। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम
अपेक्षित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मिशन से 2030 तक क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देश में लगभग 125 गीगावाट की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है 2030 तक। पहला परिणाम आपने देखा। दूसरा, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हो सकता है। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संभावित परिणाम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी धर्मदम। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। चलिए इस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव, देखिए, केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनरई विजयन, जो कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं, ये विधायक के रूप में यहाँ से निर्वाचित हुए थे। चलिए कुछ पॉइंट्स को लर्न करते हैं। दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। तो आप देख सकते हैं इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि यहाँ पर यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में 63 वार्ड में से कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य अभी पूर्ण हो गया है। देखिए, पुथुवाइल नारायण पनिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं। वर्ष 1996 में पीएन पनिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को वायनादिनम रीडिंग डे के रूप में घोषित किया है। तो केरल सरकार ने 19 जून को रीडिंग डे के रूप में घोषित किया है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ और कब बना है? देखिए, हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करता है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पर बनाया गया है? देखिए, तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि तरल अपशिष्ट क्या है। तो तरल अपशिष्ट बेसिकली वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। तो ये जल का दूषित रूप है, इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। देखिए, 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश
देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 मिलियन लीटर पर डे है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। अगर आपसे पूछा जाए फाइटोरिड अपशिष्ट क्या है, तो यह जल के उपचार की एक तकनीक है। देखिए नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। तो एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य यमुना थर्ड के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी की आपूर्ति से संबंधित है। विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। तो ये आपको याद रखना है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है, तो ये आपका केरल बना है। देखिए डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट कार्यक्रम। चलिए स्मार्ट कार्यक्रम को समझते हैं, आखिर ये क्या है। देखिए स्मार्ट का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत आसियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मिलेट्स, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देखिए 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आप सिंपली इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, इसको कब और क्यों लागू किया गया है। तो स्मार्ट कार्यक्रम को बेसिकली 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु
कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार की आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। तो ये था आपका स्मार्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। तो चलिए समझते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 को। देखिए, वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत सोशल प्रोग्रेस इंडिया नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक एक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया में 3 आयामों को ध्यान में रखा जाता है। 3 आयाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, बेसिक ह्यूमन नीड्स। दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग। तीसरा है अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो इन 3 आयामों को इसमें कवर किया जाता है। देखिए, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इसको कब जारी किया गया था? 20 दिसंबर 2022 को। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तथा वॉशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव माइकल ग्रीन द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान की गई है। और ये 6 स्तर हैं: वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति। दूसरा है आपका उच्च सामाजिक प्रगति, हाई सोशल प्रोग्रेस। तीसरा है ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। फोर्थ है लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, लो सोशल प्रोग्रेस, वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। तो इन 6 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। देश भर में पुदुचेरी को सर्वाधिक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर प्राप्त हुआ है। तो किसको हुआ है? पुदुचेरी को। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर न्यूनतम है। तो सबसे कम किसका है? झारखंड का। और सबसे ज़्यादा किसका है? पुदुचेरी का। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टियर 1 है। टियर 1 में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार से हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाई जो स्कोर रहा है वो आपका पुदुचेरी का रहा है। पुदुचेरी नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है। तीसरे नंबर पर गोवा है। चौथे नंबर पर सिक्किम है। देन मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, केरल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये आपके टियर 2 में शामिल राज्य हैं। तो टियर 2 में आपका जम्मू कश्मीर है, पंजाब, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव है, लद्दाख है और आपका नागालैंड है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर आपका टियर 5 दिया गया है। ये आपका स्तर 5 है। तो उत्तर प्रदेश आपका टियर 5 में शामिल है 49.16 स्कोर के साथ में। ओडिशा है आपका 32वें नंबर पर, ये रहा। मध्य प्रदेश है देन, ये आपका टियर 5 में शामिल है। बिहार को स्तर 6 में शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं बिहार की समग्र रैंक 35 स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देश के कुल 58 जिले अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। देश में सर्वाधिक SPI स्कोर आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ है, बिहार के 27, जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले टियर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है आपका नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। देखिए, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की
मान्यता। चलिए इसको समझते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना है, नमामि गंगे पहल को कब लॉन्च किया गया था? जून 2014 में। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो क्या उद्देश्य हैं? पहला है राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन करना, प्रदूषण को कम करना। दूसरा, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना। तो ये दो मुख्य उद्देश्य हैं आपके नमामि गंगे मिशन के। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकंड को स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह मिशन वर्ष 2026 तक आपका प्रभावी रहेगा। तो ये पॉइंट आपको लर्न रखना है, याद रखना है। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड में से एक के रूप में मान्यता दी है। तो आप देख सकते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी मान्यता दी गई है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक भाग 2 के दौरान की गई है। देखिए, नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह तथा वित्तीय फंडिंग हेतु योग्य हो जाएंगी। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, माइंड भी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट में अपना नेशनल करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 3 क्लासेस आपकी शॉर्ट क्लासेस आपकी नेशनल करंट अफेयर पर आ चुकी हैं। 3 क्लासेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका पूरे 1 साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। इसके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। और देखने के साथ आपको अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर पाएँ और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।